बूंदों की न टूटे लड़ी, एक संकल्प माँ वसुंधरा के लिए कुछ कर गुजरने का, एक प्रयास जल जैसी कोमलतम चीज को संरक्षित करने का, एक उदाहरण आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का, एक ऐसी पहल जिससे न जाने कितने जल योद्धा जुड़ते चले गए और बूंदों की ये लड़ी बनती चली गई प्रयासों की एक सशक्त, बेहद सशक्त कड़ी। नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बनने वाली मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं रेडियो जल मित्र आरजे सुस्मित और मैं रेडियो जल मित्र शिखा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे जल योद्धा के साथ बात करेंगे जो फिजिशियन से जल संरक्षण करता बन गए। जी हाँ, हमारे साथ हैं ओबरा सोनभद्र से डॉक्टर R.K. गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी 100.7 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपसे बात करते हुए सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप ओबरा शहर के जल परिदृश्य के बारे में हमें बताएं और एक फिजिशियन होकर आप जल संरक्षण से कैसे जुड़ गए और किन लोगों से आपको प्रेरणा और ट्रेनिंग मिली इस बारे में। हम जिस कॉलोनी में रहते थे ड्यूटी के दौरान, वहां पर हमें कोई पानी की दिक्कत नहीं थी क्योंकि पाइप्ड वाटर आता था जी। तो हमें कोई भी अंदाजा नहीं था कि पानी की दिक्कत लोग कैसे फेस करते हैं गांव में। वो एक सन 85 के आसपास की बात है। एक दुरू गांव गुलालीडीह में एक आश्रम चलता था, उसके संचालक बाबुल भाई किसी मरीज को लेकर आए थे अस्पताल में। जी जी। उनसे थोड़ी चर्चा हुई तो हम उनके यहाँ प्रतिमाह मेडिकल कैंप लगाने के लिए जाने लगे। इस कैंप लगाने के दौरान हमने देखा कि वे जल संरक्षण को बहुत महत्व देते थे। गांव वालों को प्रेरित करके हर पेड़ के पास गड्ढा बनवाना कि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो जाए, उनके यहाँ छोटी छोटी बंदी बनवाना, ये काम मुझे बहुत पसंद आया। वहां पर पानी की कमी का भी मैंने असर देखा। तो उनके काम में अच्छा लगा तो कभी कभी उनको फाइनेंशियल हेल्प भी हम करने लगे। सही मायनों में देखा जाए तो बाबुल भाई ही वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में मेरे गुरु रहे। ये प्रेरणा उन्हीं से मिली है। ओके जी। और सर, एक और क्वेश्चन जहन में आता है। आपने कुछ लोगों का समूह बनाकर स्वयं के प्रयास से सोनभद्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण संबंधी काफी कार्य किया। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में हमें बताएं। देखिए, गुलालीडीह बहुत दूर का क्षेत्र था, वहां पर जाना संभव नहीं था। तो हम पास में एक कस्बा है डाला, हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, वहां पर हम प्रति रविवार को मेडिकल कैंप लगाने के लिए जाने लगे। अपने साधन से जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी जी। वहां पर हमारी मुलाकात एक पत्रकार नरेंद्र नीरो जी से हुई। वे हमारे उम्र के थे और क्षेत्र में उनकी काफी दखल था, काफी उनकी संपर्क थे। उनसे बात होने के दौरान ये जल संरक्षण पर चर्चा हुई तो ये हुआ कि एक बंदी बनाई जाए, एक सैंपल बंदी बनाई जाए किसी तरह से, ताकि लोग इससे कुछ प्रेरणा ले। जी जी। तो गांव वालों से बात करके उन्होंने तय किया कि आधा श्रमदान उनका और आधे पेमेंट हमारा, इस पर वो बंदी बने। तो वो बंदी बनी, पहली बंदी बनी ग्राम नोटोलिया में और वो बंदी सफल रही। पानी बरसा, पानी उसमें भरा। जब पानी भरा तब लोगों की समझ में आया कि बंदी का यूज क्या है। जी उसको देखने समझने आने लगे और उनकी समझ में आया कि ऐसी बंदियां बननी चाहिए। तो आगे की जो बंदियां बनी उसमें हमें उन्हें समझाने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। और फिर एक तरह से 2-3 साल में ये स्टेज आ गई कि हमें समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लोग खुद ही अपने प्रोजेक्ट टाइप का बना के लाते, मतलब लेके आते थे कि हमारे यहाँ ये बंदी बनवा दीजिए। और कनहर नदी और रेणुका नदी, ये दो पैरेलल नदियां हैं। ये करीब 15 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में। इस क्षेत्र में चूंकि नरेंद्र नीरो जी का ये पूरा कर्मभूमि थी, तो इस एरिया में फिर बंदियों की एक श्रृंखला जैसी शुरू हो गई। इसमें हमारे अपने जो आर्थिक स्थिति उसके हिसाब से हम बंदियां बनवाते गए और
लगातार इसमें बंदियां बनी है। पैटर्न वही रहा कि आधा श्रमदान उनका जी। और आधा पेमेंट हमारा। हम्म। और इस उसमें मतलब इतने टोले थे कि हम नाम भी शायद नहीं याद कर पाएंगे। नोटोलिया था, परासपानी था, कुकरबंदी था, एक छिकरा डांड था, एक भवन मरी था। हर टोले में जब एक बंदी बन जाते थे बगल का एक और ग्रामीण आ जाता था कि सर हमारे यहाँ बनवा दीजिए। तो इस तरह से एक एक टोले में 5-5, 6-6 बंदियां, छोटी भी बनी, ऐसी भी बनी जिनमें 2-3 महीने पानी था, ऐसी भी बनी जिनमें साल भर पानी था। एक हम वाकया जरूर बताना चाहेंगे। जरूर। एक बंदी बनी थी नोटोलिया में। तो एक बार गर्मी के दिनों में ये हुआ कि चलो जरा उसको देखा है। तो जब देखने वहां गए तो शाम का टाइम था, 4-4:30 बजे थे। वहां पर आप विश्वास नहीं करेंगे, वहां 100-150 जानवर आसपास के गांव के पानी पी रहे थे। बिल्कुल जैसे नेशनल ज्योग्राफिक के सीरियल में आता है, हाँ, उस तरह का बिल्कुल सीन था। और दूर दूर से जानवर आते जाते। तो देख के बहुत अच्छा लगा कि बंदियां बनवाते समय ये तो ध्यान में भी नहीं था कि इन जानवरों को भी इससे फायदा मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। उनका फायदा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात। इस तरह से वो अनवर श्रृंखला शुरू हो गई। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आप एक फिजिशियन हैं, तो जाहिर सी बात है समय की कमी तो ज़रूर रहती होगी, और ऐसे में आप जल संरक्षण के लिए समय कैसे निकालते रहे? साथ ही साथ रिटायरमेंट के बाद अब आप अपने क्षेत्र में जल की उपलब्धता को देखते हैं तो कैसा लगता है? क्या कहना चाहेंगे इसके साथ ही साथ आप लोगों से? देखिए, ये कार्यक्रम हम लोगों को अत्यंत प्रिय था। जी जी। बहुत अच्छा लगता था, मतलब लगता था कि कुछ प्रोडक्टिव काम किया। तो इसके लिए समय तो निकालना ही था। हर इतवार को हम लोग, जब ये प्रोजेक्ट जो जितने भी चलते थे, ये अक्टूबर से फरवरी मार्च तक चलते थे। तो इस दौरान सुबह 9 बजे निकल जाना हर रविवार को। बाकी डेज वर्किंग डेज होते थे, उनमें तो जा ही नहीं सकते थे। तो इनमें हर इतवार को सुबह निकल जाना, वहां पर काम देखना, कितना काम हुआ, कितना पेमेंट करना है, कहाँ गलत हुआ, कहाँ सही हुआ, ये सब देखना, उसको सुधारना कहीं। तो ये सब टाइम उसी में से निकलता था। चूंकि प्रिय था इसलिए पता ही नहीं चला कि हम अपना टाइम कोई बहुत वैसा काम कर रहे हैं। एक चीज जरूर बताना चाहेंगे, हम कभी इन दिनों रामायण सीरियल नहीं देख पाते थे। अच्छा। वही टाइम रामायण सीरियल का होता था, संडे का, सुबह 9 से 10 जी। उस समय हम लोग फील्ड में होते थे। एक चीज हम लोगों से कहना चाहेंगे, जल संरक्षण बहुत जरूरी है। इसकी कमी हमने खुद फील की है। रिटायरमेंट के बाद जिस कॉलोनी में हम रहने आए तो अपनी बोरिंग कराई, तो 30-32 फीट पे पानी निकला था जी। आज वहां पर लोग अपनी बोरिंग करा रहे हैं, 200, 250, 300 फीट पे पानी निकल रहा है। इस चीज को लोग नहीं समझेंगे तो बहुत परेशानी उठाएंगे। और एक चीज और, बारिश, ईश्वर ने बारिश के रूप में इतना पानी दिया है, अगर हम उससे 10-15% भी पानी उसमें से रोक लें, जी जी, जमीन पे रोक लें, तो हमारी ये जो अंडरग्राउंड रिचार्जिंग इतनी प्रॉपर हो जाए कि न तो कुएं सूखे, न हैंडपंप सूखे, कुछ भी नहीं सूखेगा। कुछ भी नहीं सूखेगा। बड़ी अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने, और आपसे बात करके निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार जो आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। धन्यवाद, प्रणाम सबको। तो श्रोताओं, ये थे ओबरा सोनभद्र से डॉक्टर R.K. गुप्ता जी, जो जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? इसके बारे में आप हमें अपनी मेल आईडी bkntl100@gmail.com पर सूचित कर सकते हैं। इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। फिलहाल मैं रेडियो जलमित्र शिखा और मैं रेडियो जलमित्र सुस्मित यहाँ पर आपसे अनुमति लेते हैं, और कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। तब तक के लिए जल प्रणाम, नमस्कार। सुनते रहिए आकाशवाणी 100.7 FM, क्योंकि जहाँ हैं आप वहीं हम।